हे माय लवलीज़ पराठाज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि चीन बाय माय अल्फा इमोर्टल के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से रिंग सिफू को सोल को अपने अंदर ही समनिंग कर लेता है और उसे लेकर के जो पोर्टल खुला था उसके अंदर वो चला जाता है। मतलब जहाँ का वो देवता था, जहाँ उसे राज करना था, उस जगह, उस अंधेर दुनिया में वो सिफू को सोल के साथ वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ फोर्स पे वांग जी, जो कि तलवार लगने की वजह से, क्योंकि विंग ने 2 बार तलवार उसके पीठ में घुसेड़ दिया था, तो वो फोर्स पे निढाल होके पड़ा हुआ था। कुछ डिसिपल्स आकर के सभी वहाँ पे घायल हुए लोगों को उठा करके सबको अपने अपने कमरे में ले जाया जाता है और सबका इलाज होता है। वांग जी उस तलवार लगने के कारण बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। जियांग चेंग भी बेहोश हो चुका था। सीचन के गले में बहुत ज़्यादा दर्द था, क्योंकि वांग जी ने उसे बहुत ज़ोर से गला पकड़ा हुआ था। सभी का इलाज चल रहा था। पूरे 3 महीने 10 दिन बीत चुके थे उस दिन के हादसों को, और अभी तक वांग जी होश में नहीं आया था। जियांग चेंग जब भी होश में आता था तो वो पैनिक रिएक्ट करता था और चिल्लाते हुए कहता था, विंग मेरे भाई कहाँ है तू, प्लीज़ आ जा, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना। वो भी विंग को बहुत मिस करता था और उसकी भी मेंटल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और बैकग्राउंड की नॉइज़ पर ध्यान नहीं दोगे, चुपचाप से मेरी बात सुनना आप लोग। जियांग चेंग जो कि बेसुध होकर के विंग के लिए परेशान हो रहा था, और वांग जी को तो होश ही नहीं आया था। सीचन के गले में पट्टी लगी हुई थी और वो इन दोनों को देख करके दिन रात रोता रहता था कि आखिर क्यों उनके क्लान में ये सब क्यों होना लिखा था, आखिर ये सब क्यों हुआ। अंकल भी धीरे धीरे बीमार होने लगे थे अपनी नेफ्यू और जियांग चेंग को देख करके, क्योंकि सीचन पूरे क्लैन का कार्यभार संभाल तो चुके थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा दुखी आत्मा लग रहे होते हैं, क्योंकि उनके कारण, उनके जियांग चेंग और वांग जी के कारण सीचेन का मन कहीं नहीं लगता था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था अपने भाई और अपने हस्बैंड को लेकर के। वो सब कुछ कर तो रहा था, जिम्मेदारी भी निर्वाह कर रहा था, क्योंकि उसको करना था, उसका परम कर्तव्य जो था, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो उसका दिल कचोटता था जियांग चेंग की ऐसी हालत देख करके, वांग जी को ऐसे बेसुध पड़ा हुआ देख करके। वांग जी जो कि पूरे 3 महीने 10 दिन के बाद भी अभी तक होश में नहीं आया था। सीजन उसके पास बैठा हुआ था, उसके हाथ को अपने हाथ में होल्ड करते हुए कहता है, भाई तू अब होश में आ जा, तू अब होश में आ जा प्लीज़। अब मैं तुम्हें इस हालत में और नहीं देख सकता। क्यों, आखिर क्यों क्यों खुद को सज़ा दे रहे हो, बताओ मुझे। वो तुम्हारा ओमेगा तुम्हें छोड़ के चला गया, तो तुम अपने आप को सज़ा क्यों दे रहे हो, बताओ मुझे। हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें होश में आना होगा, प्लीज़ होश में आओ, तभी तो हम इसका निदान निकालेंगे ना, कुछ उपाय ढूंढेंगे, इस समस्या का कोई तो हल निकलेगा मेरे भाई, होश में आ जा प्लीज़, होश में आ जा। ये बोलते बोलते वो अपना सर वहीं पे गिरा करके, और वहाँ पे सुबक सुबक के वो रो रहे होते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि वांग जी की हैंड्स हिल रहे हैं। सीचन फटाक से उस ओर देखते हुए कहता है, वांग जी, वांग जी, वांग जी होश में आओ, वांग जी होश में आओ, होश में आ जाओ मेरे भाई, होश में आ जाओ। वांग जी धीरे से अपने लिप्स को ओपन करते हुए कहता है, ही। वांग जी तुरंत अपनी आंखों को खोलता है, फटाक से उठ के बैठता है, तो उसके पेट में दर्द हो रहा था। सीचन जब ये देखते हैं तो घबरा जाते हैं और वो तुरंत बाहर जाकर सियंग को बोलते हैं हीलर को बुला के लाने। कीसिया और सियंग भागते हैं हीलर को लाने के लिए। सीचन अंदर आता है और अपने भाई के बैक के सपोर्ट से पिल्लो लगाते हुए उसे दीवार के सहारे बिठा देते हैं। उसके बाद सीचन वांग जी से पूछते हैं, सीचन जो कि अभी भाई को देख पा रहा था, वांग जी को देख पा रहा था कि वो एक बेजान मूर्ति हो गया, क्योंकि एकाएक से चिल्लाने के बाद वो नॉर्मल हो चुका था और एक तरफ एकटक होकर के देखे जा रहा था। सीचन वांग जी को कितना ज़्यादा हिलाते हैं, पर वांग जी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। तब तक हीलर और अंकल भी आ गए थे, कुछ बड़े एल्डर्स भी आ चुके थे।
वो सब खड़े थे। हीलर वांग जी को चेकआउट करते हैं। उसके पेट में जो पट्टी लगी हुई थी उसे बदल दिया जाता है। ऐसे तो घाव भर गया था, लेकिन अचानक से झटका लगने की वजह से वांग जी चीख पड़ा था। उसके बाद उसकी आंखों को देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। हीलर कुछ पूछते हैं पर वांग जी बेसुध होकर के वहाँ बैठा हुआ था, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। हीलर उसको देखते हैं क्योंकि वांग जी एक ही दिशा में लगातार टुक टुक देखे जा रहा था। हीलर्स कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे तो सब कुछ ठीक ही है इनके अंदर, बट फिर भी इन्हें मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है। ये अंदर से बहुत दुखी लग रहे हैं। कुछ और दवाई प्रिस्क्राइब करके हीलर्स वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद जियांगजिंग वांग जी को पूरे बॉडी को हिलाते डुलाते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, वांग जी आखिर कब तक 3 महीने से ऊपर हो चुका है और तुम कब तक इस तरह से बुद्ध बन के बैठे रहोगे? क्या तुम्हें उसे वापस नहीं लाना है? हाँ, तुम्हें नहीं लाना है। जियांगजिंग की हालत देखी है तुमने? वो जब भी होश में आता है ओनली फॉर विंग चिल्लाता है। तुम ही नहीं हो जो उसके लिए दुखी है। हम सब यहाँ दुखी हैं उसके लिए, हम सब परेशान हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो कैसे चलेगा? बताओ मेरे भाई, मैं अकेले कैसे संभालूँ? तुम्हें होश में आना होगा। तुम यहाँ से जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। जैसे भी ढूंढना हो ढूंढे, पूरी दुनिया को खाक छान मारो और उसे ढूंढ कर लाओ। अगर वो ना मिले तो किसी और दुनिया में जाओ और उसे वहाँ से ढूंढ के लाओ, लेकिन उसे लेकर के आओ मेरे भाई, लेकर के आओ। इतना बोल करके सीचन गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाते हैं। अंकल भी सीचन के पीछे चले जाते हैं। सियांग वहाँ पे आता है और सूप का बॉल जो केसिया लेके आए हुए थे उसके हैंड से लेते हुए वो वांग जी को तरफ बढ़ाता है। वांग जी जो कि अभी भी एक ही दिशा में देख रहा था, तो वो कहता है, क्या आपको लगता है कि क्या सच में मास्टर वे अब नहीं रहे? तब जा कर के वांग जी रिएक्ट करता है और वो सियांग को घूर के देखता है। सियांग कहता है, एग्जैक्टली मैं वही कहना चाहता हूँ। जैसे आप जिंदा हैं, आपको नहीं लगता कि आपका ओमेगा वो भी जिंदा होगा? आप दोनों एक फेटेड पार्टनर हैं। इस बात को आप कैसे भूल सकते हैं मास्टर? इतना बोल करके सियांग दोबारा से उस सूप को बढ़ाता है। वांग जी उस सूप को नहीं ले रहा था, मुंह दूसरी तरफ कर देता है। तो सियांग दोबारा से कहता है, अगर आप अपने आप को भूखा मार डालना चाहते हैं फिर ठीक है, मैं इस सूप को बॉल को वहाँ रख देता हूँ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको विंग को खोजना है, मास्टर वे को ढूंढ के लाना है, तो आपको अपने आप को स्ट्रांग करना होगा। इतना बोल करके वो बॉल वहाँ रख देता है और सियांग और केसिया उस कक्ष से बाहर चले जाते हैं। वांग जी कुछ देर तक सियांग की बातों पर गौर फरमाता है, सोच विचार करता है। उसके बाद उस बॉल को उठा करके एक ही घूंट में सारा गटक जाता है। वहीं दूर दूसरे हॉल में खड़े होकर के सियांग और केसिया इस नज़ारे को देख रहे होते हैं, क्योंकि सियांग को पता था विंग के नाम पे हांगजुन ये बात तो ज़रूर मानेंगे, अप्लाई भी करेंगे। उसके बाद वांग जी सीधा कंबल अपने ऊपर से हटाता है। उसे उतरने में भी तकलीफ़ हो रही थी, चलने में भी तकलीफ़ हो रही थी, फिर भी वो अपने बिचन को हाथ में लेता है और बैकयार्ड में चला जाता है। ये देखकर सियांग और केसिया एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, अब हमारे मास्टर क्या करने वाले हैं? सियांग कहता है, वो अपने आप को पनिश करने वाले हैं, क्योंकि लायंस को पछतावा होने पे वो किसी को बताते नहीं हैं, बल्कि खुद को ही दुख देते हैं और तकलीफ़ देते हैं। उन्हें पछतावा हो रहा है अपने ओमेगा को खोने का, और शायद से उसे सपोर्ट ना करने का, उसे प्यार ना करने का। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें रिग्रेट हो रहा है और उन्हें होना भी चाहिए केसिया। इतना बोल करके वो दोनों भी उनके पीछे बैकयार्ड की तरफ आते हैं, जहाँ पे वांग जी तलवार निकाल करके स्वाद प्रैक्टिस कर रहा था और वो अपने आप को हार्म पे हार्म किए जा रहा था, क्योंकि उसकी पट्टी खुल चुकी थी, हाथ की पट्टी खुल चुकी थी, पेट में बंधा हुआ पट्टी भी खुल चुका था और वहाँ से ब्लड आने लगा था। फिर भी वांग जी नॉन स्टॉप शॉर्ट प्रैक्टिस किए ही जा रहा था, क्योंकि उसे पछतावा हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे वो ना क्या करे, इसीलिए वो लगातार शॉर्ट प्रैक्टिस करते जा रहा था। लगभग 3-4 घंटा खुद को बुरी तरीके से थका लेने के बाद तलवार सहित वो नीचे घुटनों पर बैठता है और चिल्लाते हुए कहता है, आहा वीम, आखिर तुम कहाँ जा सकते हो? हाँ, क्यों गए? मुझे छोड़कर क्यों गए? बताओ मुझे। और ऐसे बोलते हुए वो रोना शुरू कर देता है। पहली बार लाइफ में वांग जी अपनी मॉम के जाने के बाद वो इतना रोया था। कई घंटे तक वो वहीं पे ऐसे ही बेसुध होकर बैठा रहता है। सुबह से लेकर शाम हो चुकी थी
अब जा कर के सियंग से रहा नहीं जा रहा था। वो उसके पास आता है और उसे उठा कर के अंदर लाता है। सियंग आता है और कपड़ा से उसके हैंड को, उसके पैरों को साफ़ कर देता है। दूसरा कपड़ा ला कर के रखते हुए कहता है, अगर आपको उन्हें ढूंढना है तो मैं आपके साथ हूँ, आप जहाँ चाहेंगे मैं आपके साथ चलूँगा मास्टर। इतना बोल करके सियंग वहाँ से चला जाता है। सियंग के जाने के बाद वांग जी अपने वॉशरूम में जाता है, स्नान करता है, फ्रेश होता है। उसके बाद वो कपड़ा पहनता है और विंग का जो कपड़ा था जहाँ वार्डरोब में था वो वहाँ जाता है। वहाँ से वो विंग का वांग जी और विंग दोनों को रिबन था। वांग जी का खुद तो गुसु क्लैन का रिबन था, लेकिन वांग जी से शादी करने के बाद वांग जी ने, मतलब उसके क्लैन के लोगों ने जो कपड़े भिजवाए थे उसमें गुसु क्लैन का ही एक और रिबन था जो विंग का था, जो विंग वेयर करता था। तो उस रिबन को वो लेता है और अपने बालों से वो टाई अप कर लेता है। अब वांग जी के बालों में 2 रिबन्स थे और वो वाइट रिबन्स को टाई अप करता है। उसके बाद उसके एक कपड़े को अपने कुनियान बैग में भरता है, अपना बिछन लेकर के, और कुछ सामान जो उसे रास्ते में ज़रूरी पड़ने वाले थे वो सभी चीज़ें को वो कुनियान बैग में भरता है और आ जाता है बाहर, जहाँ पे केसिया और सियंग दोनों बाहर खड़े थे। हांग वनजुन जा रहा होता है तो सियंग कहता है, मास्टर मैं भी आपके साथ चलूँगा, और केसिया कहती है मैं भी चलूँगी आपके साथ, आपका रास्ते में हेल्प करूँगी और आपके लिए खाना बनाऊँगी मास्टर, मैं आपकी प्रोटेक्शन भी करूँगी। और वो ये सारी बातें बोलते हुए उनके पीछे हो लेते हैं। तीनों की जर्नी गुसु से पहाड़ के लिए चल देती है, जहाँ पे सीचैन एक ऊंचे टीले पे खड़ा होकर के अपने भाई को, साथ में सियंग को और केसिया को जाते हुए देखता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और आंखों में दर्द और आंसू था। उसे पता था कि उसका भाई निकला है एक लंबे जर्नी के लिए और बहुत सालों बाद वो लौटे या शायद वो ना लौटे। फिर भी सीचन कहते हैं, ऑल द बेस्ट मेरे भाई, अपने साथी को लेकर ही आना ताकि मेरी वाइफ भी सही हो जाए, मेरा आचिंग भी मुझे मिल जाए और मेरा भाई भी। इतना बोल करके वो रोते हुए जैसे ही पलटता है, वहाँ पे अंकल किरण खड़े थे। सीचन अंकल को गले लगा लेता है और रोना शुरू कर देता है। अंकल किरण सीचन को समझाते हुए कहते हैं, दुख के बादल हैं सीचन, एक दिन ज़रूर छटेंगे और खुशियाँ हमारे क्लैन में ज़रूर लौटेगी, सब कुछ सही हो जाएगा, भरोसा रखो मेरे बच्चे। इतना बोल करके वो सीचन को लेकर के अंदर क्लैन में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी की जर्नी शुरू हो चुकी थी। वो देश देश, नगर नगर, प्रहर प्रहर, हर जगह विंग की तलाश करता जा रहा था, क्योंकि वो उसका अल्फा था और वो अपने ओमेगा को आसानी से ढूंढ सकता था। ऐसे करते हुए कई राज्य, कई शहर, कई देश वो घूम चुका था और वो ढूंढते ढूंढते साउथर्न सिटी पहुंचता है, जो कि जापान से सटा हुआ सीमा था। वो उस शहर पहुंचता है और वहाँ की बाज़ार में वो चल रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि एक फैमिलियर स्मेल, जो कि उसकी ओमेगा जैसी ही है, वो आसपास से आ रही है। वांग जी बेचैन होकर के इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है। सियंग हांग वनजुन को इतना परेशान होते हुए देख करके उसे कहता है, मास्टर आपको क्या हुआ है, आप इस तरह से क्यों बेचैन हो रहे हैं। वांग जी की सांसें हैवी हो रही थी और वो अपने कलेजे पर हाथ लेते हुए एक जगह जाकर बैठते हुए कहता है, पानी पानी लेकर आओ, पानी पानी लेकर आओ। केसिया और सियंग दोनों पानी लेने के लिए भागता है। वांग जी अभी भी अपने कलेजे पर हाथ लिया हुआ था और अपने कलेजे को, मतलब छाती को सहला रहा होता है। तभी एक शख्स जो कि पतला दुबला था, जिसने थोड़े से फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, जिसने एक हाई पोनीटेल चोटी बनाया हुआ था, जो कि देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, और वो भागता हुआ आता है और कहता है, महाशय आपको क्या हुआ है, ये ले लीजिए आप हमसे। वांग जी जैसे ही ऊपर सर उठता है और उस शख्स को देखता है, वो देखता ही रह जाता है और कहता है, विंग विंग वो जो शख्स था वो हमारा विंग था। वो मुंह बनाते हुए कहता है, श्रीमान मैंने तो आपको अपना नाम नहीं बताया, फिर आपको मेरा नाम कैसे पता। हाँ, वांग जी उठता है और वो विंग को गले लगा लेता और कहता है, तुम कहाँ चले गए थे। हाँ, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम मुझसे दूर कैसे रह सकते हो, बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए। विंग अपने आप को मुशक्कत करने के बाद छुड़ाते हुए उससे थोड़ा दूर होते हुए कहता है, श्रीमान महाशय देखिए, मैं आपको एक कल्टीवेटर समझा था, इसीलिए मैं आपकी मदद करने आ गया, लेकिन मैं आपका कोई वो
वो विंग कहा ना आपने, हाँ तो मेरा नाम भी विंग ही है, पर मैं आपका कोई विंग नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं तो एक मामूली सा बन बेचने वाला हूँ। देखिए वो रही मेरी स्टॉल, मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो आपको मैंने यहाँ पे बैठे और परेशान होते हुए देखा तो मैं यहाँ चला आया। ये रहा पानी और ये रहा बन, आप खा लीजिए। इतना बोलकर विंग उसके हाथ में वो वन और पानी पकड़ा के वहाँ से भाग जाता है अपने शॉप पे जाके काम करने के लिए। वांग जी अभी भी उसी दिशा में देख रहा था जहाँ पे विंग का शॉप था और उसको देख रहा था। विंग भी रह करके उसे देख रहा होता है और अपना काम कर रहा होता है डम्पलिंग्स बनाने का। तभी वहाँ पे स्टीम और केसिया दोनों आकर देखते हैं कि वांग जी के हैंड्स में कुछ बन है और पानी है एक जार में। तो कहता है, मास्टर आपको ये किसने दिया? हाँ, तो वांग जी बोलता है, विंग 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 मास्टर। वाह, सीएम बोलता है, मास्टर आप ये क्या बोल रहे हैं? मास्टर वे यहाँ नहीं है। वांग जी उस तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो उसे। सीएम, केसिया और हमारा जो हांगन जुद्धा वो तीनों उस तरफ देखता है जहाँ पे विंग आराम से उस बन शॉप के दुकान पे काम कर रहा होता है। ये जो विंग था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये 17 साल का ही था और उसने हाई पोनीटेल बनाया हुआ था, थोड़े से उसके कपड़े फटे हुए थे और थोड़ा अजीब था। वो वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो सीएम कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? 3 महीने पहले ही मास्टर वी उस पोर्टल्स के द्वारा चले गए हैं और 3 महीने में वो इतने बड़े तो नहीं हो सकते हैं ना? वांग जी कहता है, मैं नहीं जानता हूँ ये कैसे संभव है, नहीं है, लेकिन वो विंग है, वो विंग ही है, वो विंग है सीएम। और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सीएम समझ जाता है, कहता है, मैं समझ गया मास्टर, वो मास्टर वे ही हैं और हमें इसकी गुत्थी सुलझानी होगी। हमें पता करना होगा कि आखिर मास्टर वे इनकी बॉडी को क्यों चूज़ किए हैं और इनकी बॉडी में ही क्यों आए हैं। ये देखने में बिल्कुल मास्टर वे की तरह ही हैं, लेकिन ये मास्टर वे नहीं है। हांगोजन कहता है, वो विंग नहीं है पर विंग जैसा ही है। और ये बोलकर उस दिशा में वो देख रहा होता है। उसके बाद सीएंग और केसिया दोनों बात करते हैं और एक इन में जा कर के रूम लेते हैं। जैसे तैसे करके वो वांग जी को उस रूम में ले जाते हैं क्योंकि विंग के दुकान के सामने ही इन था। वो वांग जी का कमरा भी ऐसा मिला था जैसे कि वो अपने कमरे से ना वो विंग को देख सकता था। वांग जी उस खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है और विंग को काम करते हुए देख रहा था। विंग किस तरह से अपने शॉप के ऊपर सफाई कर रहा था, लोगों को वो डम्पलिंग्स बढ़ा रहा था, बंस दे रहा था और सारे काम कर रहा था भागते हुए। वो सभी चीज़ों को वो देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, उदासी थी, कुछ बेचैनी थी, कुछ सवाल थे और उसी तरह से वो खड़ा होकर के उन्हें देख रहा होता है। केसिया जो बन विंग दे करके गया था उसे गर्म करके लाते हुए वहाँ रखते हुए कहती है, मास्टर आपको ये खा लेना चाहिए। तो वांग जी कहता है, ठीक है, तुम भी जाओ और आराम करो। तो केसिया सर बो करके वहाँ से चले जाती हैं। उसके जाने के बाद सीएंग वहाँ आते हुए कहता है, मास्टर मैं नहीं जानता कि ये कैसे संभव हो सकता है कि 3 महीना में ही मास्टर वी ने किसी बॉडी को चूज़ किया है। इसके पीछे की गुत्थी या राज जो भी है हमें पता लगाना चाहिए। तो वांग जी कहता है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर वो विंग है, मुझे उसे जी भर कर देखना है। और अपने मन में कहता है, मुझे उसे गले लगाना है, अपने प्यार का इजहार करना है, वो सब कुछ करना है जो मैं उसे नहीं दे पाया। मुझे उसका हक लौटाना है और भी बहुत कुछ, बहुत कुछ। शायद से वो मैं जिस चीज़ को मिस करता हूँ शायद से वो भी मिस करे। और वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ विंग को काम करता हुआ देख रहा था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और क्या लगता है कि 3 महीने में ही विंग किसी और के बॉडी में कैसे आ गया होगा? चलिए हम आगे जानेंगे। अभी तक का सारा जो कुछ भी राज था, काला चिट्ठा था, मैंने एक एक करके खोल दिया, एक और नया राज जोड़ दिया है मैंने। आई होप आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और मेरे स्टोरी को